तो कल हमने जो बात करी थी उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज जो आवर्तनशील अर्थशास्त्र पर आधारित लेक्चर था उसको आप सभी ने देख लिया प्रेम सिंह जी का, बढ़िया लगा? क्या सीखने को मिला? मैंने आज लिखा था उसमें नोट्स बनाइएगा, उसमें 3 प्रश्न हैं, उस पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आवर्तनशील खेती के क्या 5 सिद्धांत उन्होंने बताए हैं, जो कि शुरुआत के 10 मिनट में ही कवर हुए हैं। क्या हुए हैं कवर, बताइए। नीलू भा, आपने ध्यान से देखा? नोट्स लिए किसी ने कि नहीं लिए? क्या है 5 सिद्धांत? ध्यान से देखना है ध्यान से देखना है बेटा, ध्यान से नहीं देंगे देखेंगे स्लिप कर जाएगा। याद है अर्जुन आपको? नहीं है? ऋत्विक नहीं है? ऋत्विक इधर बैठिए आके, कहीं सामने आगे बैठिए आके। सारे लोग ऐसे बैठिए कि मुझे फ्रंट चेयर पे दिखाई पड़े, ओपन करके बैठी। हाँ अर्जुन थोड़ा सा पीछे इधर आ जाओ, जनक सर के, ठीक है। और अगली बात ये कि कहीं पर भी कोई बिंदु आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो उसको पूछेंगे। आप पूछेंगे तो ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। नमस्ते, ठीक है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है, जो IKS वाला आपका लेक्चर चल रहा था ना, राजेंद्र सर जो ले रहे थे आपका लेक्चर, वो उसका लगभग एक यूनिट नंबर 1 खत्म होने को आया है। यूनिट नंबर 2, 3, 4 जो है मनोज भाई सोलंकी उसका सब्जेक्ट का आगे लेक्चर आपका लेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसका जो भी शेड्यूल रहेगा वो आपको पता चल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो ये एक और छोटा सा अनाउंसमेंट है। फिर बाकी सारे अनाउंसमेंट जो थे वो मैंने कल कर दिए थे। तो कल हमने इतनी बात करी थी कि हर मानव में जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का प्रमाण क्या है, किस रूप में मिलता है? सुनने के रूप में। कैसे सुनने के रूप में? ध्यान से सुनने के रूप में। ध्यान से सुना है, इस बात का क्या प्रमाण होता है पता है? हम उसको बता सकते हैं कि आपने क्या बोला। जब मैं आपसे पूछती हूँ कि आज की क्लास में प्रेम सिंह जी ने क्या बात करी, आप कहते हैं मैंने नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ। आपको याद नहीं आ रहा है तो लगभग इसका यही मतलब है कि आपने ध्यान से सुना नहीं है। अब आपके सामने ये बड़ा प्रश्न है कि क्या हम सीधा एक बार लेक्चर सुनेंगे और हमको दिमाग में बैठ जाएगा? उत्तर है नहीं बैठेगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है? लिंक आपके पास है, जब आप उस वीडियो को देखेंगे उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, कुछ 8-10 पॉइंट्स हैं। अगर आप उसका एक नोट्स बनाएंगे तो 1 पेज आगे 1 पेज पीछे, ऐसे करके 2 पेज में आपके नोट्स लिखेंगे। वो आवर्तनशील खेती के 5 सिद्धांत उन्होंने बताए। इतिहास की वो कुछ बार बात कर रहे हैं, बार देखिए 3-4 लेक्चर सुनाए हैं, अभी तक एक ही बातें बार रिपीट में आ रही हैं। वो महत्वपूर्ण बातें हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि खेती करने वाले जो भी औजार बने, उसके कारण से कितनी बड़ी क्रांति मानव जाति में आई, इसका कोई इतिहास उल्लेख में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब एक हसिया बनी होगी, एक कुदाल बना, एक पावड़ा बना, एक ये सब चीज़ें बनी हैं, तो मानव के जीने का पूरा डिज़ाइन बदल गया। जबकि अभी हम क्या पढ़ते हैं? स्टीम इंजन बना तो मानव जाति में क्या बदलाव हुए, है ना। इस प्रकार की बहुत सारी जो खोजें हुई उनके हम देखते हैं क्या बदलाव हुए। बारूद आ गया, है ना, तो क्या बदलाव हुए। इसका फोन कोई बात नहीं, डिक्लाइन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो बार कह रहे हैं कुछ ऐसा इतिहास है, जैसे रोटी का कोई इतिहास अपने को पता चलता नहीं है। किसने गेहूं उगाया होगा, है ना। गेहूं उगाने से लेकर के आज गेहूं से फिर तरह की वस्तुएं बन रही हैं, तो उसकी यात्रा जो है अपने पास उसका कोई वर्णन मिलता नहीं है। तो इसका मतलब वो कुछ ये बात पे याद दिलाना, आपको ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि सार्थक इतिहास हमको पता नहीं है। चलिए इस पे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ मैं, क्योंकि अगर इन बिंदुओं को आप याद रखोगे बेटा, तभी आपको आगे की बात पकड़ में आएगी। वरना हम बोलेंगे और आप कहेंगे हैं ये क्या बातें बोल रहे हैं और कैसे, क्या कनेक्शन है इन बातों का, ठीक है। चलो थोड़ी सी बात करते हैं सार्थक इतिहास के ऊपर। किसको हम कहते हैं सार्थक और किसको कहते हैं निरर्थक? मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद क्या कहता है? मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद कहता है कि सार्थक इतिहास वही है जो वर्तमान है। वर्तमान है, इसका मतलब है जीता जागता फलता फूलता।
इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। दिलू भा प्लीज आपके माइक को म्यूट कीजिए। हाँ, वो दूसरे लोग भी नहीं जुड़ सके क्योंकि उसको पता नहीं। सारे लोग जुड़ गए हैं यहाँ पर, इस क्लास में सारे लोग जुड़ गए हैं जिनको जुड़ना है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए। हाँ, दर्शन क्या कह रहा है? सहअस्तित्ववाद कह रहा है कि इतिहास क्या चीज़ है और इतिहास का सार्थक स्वरूप क्या है। तो सार्थक इतिहास वही है जो वर्तमान है, जिसको मानव जाति वर्तमान रखना चाहती है। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। समझने के बाद आप कहेंगे तो मैं 5 मिनट लिखवा दूंगी आपको। तो जैसे कि सार्थक इतिहास किस चीज़ का है, देखिए आज के सत्र में भी ये बात आई। जैसे कि रोटी का इतिहास कैसा है? सार्थक इतिहास। क्यों? क्योंकि मानव जाति रोटी को अपनी परंपरा में बनाए रखना चाहती है। तो रोटी क्या है? वर्तमान। दिखाई पड़ती कि नहीं दिखाई पड़ती है? इसको वर्तमान बनाए रखना चाहते हैं। अगली पीढ़ी को रोटी बनाना सिखाएंगे कि नहीं बनाना सिखाएंगे? सिखाएंगे। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि घड़ा सार्थक इतिहास है या निरर्थक इतिहास है? सार्थक इतिहास है, क्योंकि जब घड़ा आया, ये रोटी, ये घड़ा, ठीक है, इस तरीके के जितने भी इतिहास के स्वरूप में, या जिसको हमने कहा हल, है ना, ये सभी क्या है? सार्थक इतिहास के एग्जाम्पल्स हैं। इनके मूल स्वरूपों से लेकर के इसमें आगे जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, उन सारे स्वरूपों को मानव जाति बनाए रखना चाहती है। ये सभी इतिहास क्या है? वर्तमान है। सार्थक इतिहास वही है जो वर्तमान है, और आज की पीढ़ी भी ये चाहती है कि इसको और आगे बढ़ाए रखा जाए। ठीक है। दूसरा स्वरूप क्या है? निरर्थक इतिहास। निरर्थक इतिहास वो है जो अभी हम इतिहास के रूप में ज़्यादातर भाग जिस चीज़ का पढ़ते हैं। मज़ेदार बात है, आपको पता है रोटी की इजाद किसने की थी? रोटी का आविष्कार किसने किया था? सार्थक इतिहास है, पता होना चाहिए। घड़ा किसने बनाया? पता है। ये दरवाजा किसने बनाया? बाहरी किसने बनाई? पता है अपने को। मिट्टी का मकान कैसे बना? किस व्यक्ति ने सबसे पहले सोचा होगा? पता है अपने को। अपने को नहीं पता है सभी सार्थक इतिहास। तो सार्थक इतिहास वो है, लेकिन अपने को कुछ पता हो कि कुछ ना पता हो, कोई भी वस्तु सार्थक है, ये इस बात का प्रमाण कैसे मिल जाता है? जब हम इसको अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं। मानव में एक डिज़ाइन है, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि मानव का डिज़ाइन है, कोई भी यथार्थ उसको समझ में आता है, वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करता है। जैसे ब्रश करना अपनी अगली पीढ़ी को सबने ट्रांसफ़र किया। अपने को पता नहीं कौन से आदमी ने सोचा होगा कि ब्रश करना चाहिए, दातुन करनी चाहिए, मंजन करना चाहिए, ठीक है, जीभी करनी चाहिए। अपने को क्या पता? नहीं पता है अपने को। लेकिन ये क्या है? वर्तमान है। कपड़े की खोज किसने करी? नहीं पता। किसने वीविंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए? नहीं पता। किसने क्रोशिया और निटिंग वो बनाए, सलाइयाँ बनाई? नहीं पता अपने को। लेकिन वो सभी के सभी सार्थक इतिहास हैं। इस बात का क्या प्रमाण कि वो सभी आज भी एज इट इज़ वर्तमान हैं। और तो और बल्कि अगर उनके विपरीत हम कुछ करते हैं तो मानव जाति को पीड़ा हो जाती है। ये दूसरी बात है। ठीक है। निरर्थक इतिहास वो है जिसको मानव जाति नहीं चाहती है, जैसे कि युद्धों का इतिहास। हम लोग जानते हैं, जैसे अभी आपको पता है कि कितने लोग, कुछ एक लोगों के नाम आपको पता है कि जिन्होंने भारत देश पर आक्रमण किया? जानते हैं? बताओ किसी का नाम। बाबर, फिर औरंगजेब, गजनी, ये सब पता है ना। अब आप मुझे बताइए, क्या आप में से कोई भी अपने आने वाली पीढ़ी में ऐसा कोई व्यक्ति देखना चाहेगा जो आक्रांता हो? नहीं देखना चाहेगा। क्या हम ये चाहते हैं हमारे देश पर वापस युद्ध हो? नहीं देखना चाहते हैं। तो
तो ये सब क्या है? निरर्थक इतिहास। मध्यस्थ दर्शन कहता है कि मानव जाति में सार्थक जो इतिहास है उसका स्वरूप वर्तमान रूप में ही दिखाई पड़ता है। ये बहुत सुंदर बात है अपने आप में। पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चले आ रही है, उसको बोलते हैं सार्थक इतिहास। हम भी करते हैं, हमारे दादाजी भी करते थे, उनके दादाजी भी करते थे। इस स्वरूप में पूरा इतिहास वर्तमान रहने का डिजाइन है। इसको बोल रहे हैं अस्तित्व सहज इतिहास। अस्तित्व सहज इतिहास क्या मतलब इस बात का? जैसे मैंने आपको बताया था, अनुषंगीयता के रूप में इतिहास रहता है। जैसा नीम का पेड़ जैसा पहली बार बना होगा, वैसा ही उस पेड़ से बीज, फिर पुनः वैसा ही पेड़, फिर वैसा ही बीज, फिर वैसा ही पेड़, पेड़ बीज करते 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 आज भी नीम का वृक्ष एज इट इज बना हुआ है। इसी प्रकार गाय भी एज इट इज बनी हुई है। सभी प्रकार के जीव जानवर वनस्पति आदि वैसे ही बने हुए हैं। ठीक है। मानव क्या है? संस्कारानुषंगीय। जिस दिन हो जाएगा तो तुरंत वो भी क्या हो जाएगा? वर्तमान हो जाएगा। अभी हम लोग अपने जो हमारे पूर्वज थे, क्या हम लोग उनके जैसे हैं? नहीं है। मानसिकता में हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। तो मानव जाति का जो सार्थक इतिहास के रूप में जब हम पहुंचते हैं आगे, देखो थोड़ा सा और इसको समझ लो, बहुत अच्छी बातें हैं ये अगर समझ में आ जाए तो। ठीक है। तो मानव जाति मैंने आपको कहा जागृति क्रम में है। जागृति क्रम में हर पीढ़ी ये इस बात का मूल्यांकन करती है कि पीछे क्या सही हुआ, पीछे क्या गलत हुआ। जो गलत हुआ है उसको हम अपनी अगली पीढ़ी में डालेंगे नहीं। जैसे कि एक समय था, कहते थे लड़कियों को शिक्षा मत दो, कोई औचित्य नहीं लड़कियों को शिक्षा देने का। आप में से, हम में से कोई ऐसा सोच सकता है कि आपके होने वाली पीढ़ी को हम शिक्षा ना दें? मतलब अगर बेटी हो जाए तो आप बेटी और बेटे में भेदभाव करेंगे? बताओ, कर पाओगे तुम लोग? राजेश, हो पाएगा भेदभाव तुमसे? लड़कियां, नहीं हो पाएगा। हम तो सोच ही नहीं सकते। आप में से कोई ये सोच सकता है कि लड़कियां जिंदा जला दी जाएं सती प्रथा के नाम पर? सती प्रथा नाम की एक खराब प्रथा चली है ना, इसमें लड़कियां या तो आत्मदाह कर लेती थी या करवा दिया था, तो जो भी उसकी कहानी थी। सोच सकते हैं आप इन चीज़ों को? आप में से कोई ये सोच सकता है कि किसी आदमी को गुलाम बना करके बेचा जाए, खरीदा जाए, आपका कीमत लगा दिया जाए कि भाई 50,000 रुपए में बिक रहे हैं, ले जाइए उनको ज़िंदगी भर गुलाम बना करके रखिए? सोच सकते हैं आप? जबकि ये अभी बस कुछ ही समय पहले तक हो रहा था। 100-150 साल पहले ये सब चल रहा था। अपने कच्छ में तो कितने अफ्रीका वगैरह से गुलाम बना के लाए हुए, खरीदे हुए लोग अभी भी यहाँ देखे होंगे ना, आप लोगों ने भी देखे ना। अफ्रीकन लोग यहाँ पर अपने कच्छ में तो खूब दिखाई, अपने भुज में तो हमारे बहुत दिखाई पड़ते हैं। ये सब चल रहा था। लेकिन मानव जाति उनकी समीक्षा कर रही है। जैसे हम लोगों ने अंधाधुंध हरित क्रांति के नाम पे खूब सारा पेस्टिसाइड डाला, और पेस्टिसाइड डालने के बाद क्या पता चला कि इससे तो धरती बंजर हो गई। अब क्या हम बात बोलने लगे राजेश? अब क्या बात बोल रहे हैं कि हमारे पुरखों ने तो हमको उर्वरा जमीन दी थी, अच्छी फलद्रुप जमीन दी थी, हम अपने बच्चों को कैसी जमीन दे करके जाएंगे? आदमी इस पर सोचने लग गया है। हम सोच रहे हैं, ये इसी बात का प्रमाण है कि यहाँ पर हम सब मिल करके बैठ करके सोच रहे हैं। ठीक है। तो कुछ भी जो गलत होता है इसको ध्यान से देखिए। जैसे ही मानव को देखो, मानव को सही का भास रहता है, अंदर से उसको हल्का हल्का सही पता रहता है, लेकिन वो उसको अस्पष्ट रहता है, क्लियर नहीं होता एकदम कि सही कैसे होगा। तो सही का भास रहता है और गलती का अनुमान रहता है। उसको ये पता चल जाता है ये गलत है। इतना हर आदमी को पता चलता है कि ये गलत है, ये ठीक नहीं, उसको अंदर से कुछ बताता है ये ठीक बात नहीं है। जैसे हमने आज आप लोग आए तो मैंने पूछा भाई समय से क्लास शुरू होनी चाहिए कि नहीं? आप सब बोलते हो हाँ होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, यदि इसमें हम जोड़ देते हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा, या यहाँ पर शिक्षा को जोड़ दिया जाए यथार्थ की शिक्षा। किसकी शिक्षा? यथार्थ की, ऊट पटांग शिक्षा नहीं। जैसे मैंने कल बताया, ठंडा मतलब कोका कोला नहीं। ऊट पटांग हम लोग हर एक चीज़ में हमने ऊट पटांग कल्पनाशीलता फैला रखी।
ठीक है। तो यदि यथार्थ शिक्षा को जोड़ देते हैं तो सही का भास, जो अंदर से फीलिंग जैसी है ना, वो क्या हो जाती है, एकदम स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट प्रतीति हो जाती है, एकदम क्लियर कट आपको दिखाई पड़ने लग जाता है, नहीं ये सही है। और उसके साथ सही कैसे करना है ये भी पता चल जाता है। दो चीज़ें होती हैं, सही कैसे करें, ये दो चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो अगर हम देखेंगे ना तो आपकी यात्रा अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चल रही है, यथार्थ शिक्षा की तरफ। बार बार आपको हर रोज़ क्लास में आके यही ध्यान दिलाती हूँ, यथार्थ शिक्षा, यथार्थ शिक्षा। जैसे आपने देखा होगा प्रेम सिंह जी की जो क्लास हुई, उस क्लास में उन्होंने बताया कि भाई आवर्तनशील खेती के कुछ 5 उन्होंने मूलभूत नियम बताए। उसमें उन्होंने एक नियम बताया कि 1/3 हिस्से में खेती, 1/3 हिस्से में बागवानी और 1/3 हिस्से में पशुपालन। पशुपालन उसमें तालाब वगैरह आ जाएगा, है ना। बाकी जो फार्म डिज़ाइनिंग आप सीखेंगे उसमें वो बताएंगे कैसे फार्म वगैरह होगा। तो उन्होंने बताया इस प्रकार से करना चाहिए। आज के सत्र में उन्होंने एक और बात बताई, आपकी खेती को या आपकी ज़मीन को फलद्रुप कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने कहा यदि आपके ज़मीन में मिनरल्स की कमी है तो किसकी खाद, किसकी, बकरी। ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ये ध्यान से सुनने का प्रमाण, बकरी की खाद, है ना। अगर आपके ज़मीन में कैल्शियम फॉस्फेट आदि की कमी है तो कौन सी खाद, मुर्गी, मुर्गी की खाद, वेरी गुड। अगर आपके ज़मीन में कार्बन तत्व की कमी है तब गाय भैंस, गाय भैंस, वेरी गुड। ये हैं ध्यान से सुनने वाले, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन। आप सामने होते तो ताली बजा दीजिए भाई, वेल डन। ठीक, इसको कह रहे हैं ध्यान से सुनना, ये आपके एकदम ज़बान पे आ जाना चाहिए। अब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि डीलू भा जो है ना, ये इनको बिल्कुल जैसे ही इनके पास रिपोर्ट आएगी ना ज़मीन के क्या स्थिति है, तुरंत उनको पता है कि मुझे कौन से पशुओं का पालन करना है, किस पशुपालन को मुझे महत्व देना है, क्योंकि मुझे पता है मेरी ज़मीन में इस समय किस वस्तु की कमी है। तो उनको समस्या भी समस्या स्पष्ट हो गई और यथार्थ शिक्षा उनके पास जो है उसका उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। इसको कहते हैं हम तब सही करने योग्य होंगे। तो सही करने में बेटा आपकी मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल है, समझ रहे हैं। अगर हमारे पास मेमोरी नहीं है या हमारी मेमोरी में सही वस्तु नहीं है तो हम उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये ना सोचो कि हमको मैम कह रही हैं कि भाई आप लिखो, है ना, और याद करो और ऐसा करो वैसा, ये इसलिए नहीं, मेरा उससे कोई भला नहीं होना है। आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो सही समय पर रिप्रोड्यूस हो जाए, उसके लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है। तो स्पष्ट प्रतीति हो जाए, है ना, और सही कैसे करेंगे आपको स्पष्ट हो गया। जैसे अभी उत्तर आ गया अपने पास, है ना, अब उत्तर आ गया। अब जब उत्तर आने के बाद हमने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको हमने क्या किया, लागू किया। तो लागू जब करते हैं तो हमको क्या हो जाता है, अनुभव हो जाते हैं, हम प्रमाणित हो जाते हैं कि जो हमने समझा, हमारी बात, हमारा जो समझा हुआ नियम है, जो हमारी शिक्षा थी, वो सचमुच में यथार्थ थी। जो हमने शिक्षा ग्रहण किया, जो हमको सूचना मिली, वो हमें स्पष्ट हो गई पूरी अच्छी तरीके से। उसके बाद उसको लागू किए तो हमको उसका एक्सपीरियंस मिला। हमने एक्सपीरियंस करके क्या देखा कि भाई जो हम समझे थे सही समझे थे, और यदि नहीं सही समझे हैं तो हमको वापस बार बार सोचना पड़ेगा, वापस सोचना पड़ेगा। इसको बोल रहे हैं कि मानव भ्रम में जब तक रहता है तो क्या है, गलती करता है, ठीक। तो जैसे हमने अभी तक हमारी सारी यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटीज़, कृषि साइंटिस्ट, है ना, मिल करके कुछ कुछ सोचे, हरित क्रांति ले करके आए। क्रांति हुई या प्रतिक्रांति हो गई? हरित क्रांति लेकर के आए, यही सोचे कि उत्पादन बढ़ा देंगे, और ज़मीन के बारे में भूल गए कि ज़मीन का क्या हश्र करेंगे हम, वो भूल गए। तो अब इससे क्या पता चला कि शिक्षा में यथार्थता आई नहीं, शिक्षा में यथार्थता नहीं आई। एक और बात आज के सत्र में थी, खाद्यान्नों की। हाँ, एक वो बात और बहुत ध्यान दिलाने वाली बात कहते हैं, जो बात मुझे बहुत कचोटती है आजकल, है ना, मैं सोचती हूँ कि इस बात पे बहुत काम होना चाहिए। उन्होंने कहा जिनके पास खेती है, खेती करते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं करते हैं तो ज़रूर करें। एक बात ये हुई थी अपने पिछले सत्र में। तो जो खेती करते हैं, उत्पादन कभी घटना नहीं चाहिए,
उत्पादन का घटना भी अपराध है। तो इसका मतलब है धरती उर्वरा होने के लिए, उत्पादन करने के लिए बनी है। तो जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि आहार की सर्व सुलभता हो जाए, पूरी मानव जाति को आहार मिले। ठीक है, मेरी बात से आई होप आप लोग थोड़ा ध्यान गया होगा। अब मेरा मन कर रहा है, जो लेक्चर था उससे थोड़ी अलग एक और बात करने का मेरा मन कर रहा है, तो देखते हैं, करते हैं, अगर समय मिलता है तो कर लेते हैं। ठीक, तो कल हम बात कर रहे थे कि देखो हमारे कहने में, हमारे सोचने में, हमारे बोलने में और हमारे करने में जो दूरी है, हमारे चाहने में, सोचने में, बोलने में, करने में जो दूरी है, उसी का नाम दुख है। मानव दुख पूर्वक नहीं जीना चाहता है। आपको याद आया मैंने क्या कहा था? मानव में अपेक्षा किसकी है? सर्वशुभ की, सबका मंगल होए रे, ये इच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये इच्छा है। वसुधैव कुटुंबकम, ये इच्छा है। उबंटू, ये मैंने आपको कल समझाया था, बार बार नहीं बोलूँगी। छोटे बच्चे होते हैं तो हम क्या आशीर्वाद देते हैं? यशस्वी भव, हमारे बच्चे सब मिलजुल कर रहो, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, ये सब हम समझाते हैं अपने बच्चों को। लेकिन विचार में क्या करते हैं? बहुत सारा शिक्षा के माध्यम से अयथार्थ अथवा भ्रम को भर देते हैं। क्या भर देते हैं? तो अपने पराये की मानसिकता। आपका धर्म, आपका जाति, आपका लिंग, आपका नस्ल, आपका देश, ये सब क्या हैं? मूलतः एक प्रकार की कहानियां हैं। यथार्थ थोड़ी हैं, कहानी है। मान लिया है आपने। पहले भारत अफगानिस्तान तक हुआ करता था, तब वहां तक मान रखा था। अब एक और लाइन खींच दी गई है ना, अफगानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, नेपाल अलग हो, ये सब अलग अलग होकर के अब हमने और कहीं लाइन खींच रखी है। अब वहां तक मान लिया है, मान लो एक दिन और बीच में से कहीं लाइन खींच जाए, फिर वहां तक मान लेंगे कि भारत यहाँ तक है, नहीं मान लेंगे। तो दर्शन क्या कह रहा है, थोड़ी सी मैं आज इस पर बात कर लेती हूँ। मेरा मन तो था जीवन क्रिया को समझाने का, लेकिन अब बात निकली है तो निकली है, इसको दूर तलक जाएगी, जिसको कहते हैं ना। देखो, जिग्नेश ने उस दिन बात, देखें जरा जिग्नेश हैं कि नहीं? ठीक है, चलो। तो देखो यथार्थ क्या है ना, इस यथार्थ को पहचानना। तो यथार्थ ये है कि धरती एक है, धरती एक। तो जब हम राष्ट्र को, मध्यस्थ दर्शन क्या बोलता है? हम सब किस राष्ट्र में रहते हैं? राष्ट्र मतलब हमारा नेशन, हमारा प्लेस क्या है? अर्थ। अर्थ। क्यों ऐसा कहते हैं? और कहते हैं मानव जब तक धरती एक, हम पहले से ही बोल रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, अपेक्षा में बोल रहे हैं, रियलिटी में भी देखते हैं तो धरती क्या दिखाई पड़ती है? एक दिखाई पड़ती है। इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? भूभाग, भूखंड है, खंड, हाँ, है ना। कुल मिलाकर के जहाँ पर अदरवाइज समुद्री पानी है सब जगह, और कुछ धरती के भूभाग, खंड हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स में धरती दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। ये जो पूरी धरती है ना, जैसे मान लो ये एक कोई खंड है, ये दूसरा कोई खंड है, ये तीसरा कोई खंड है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। इस तरीके से 7 खंड में धरती है। तो इस धरती का जो हवा है, जो पानी है, जो मिट्टी की उर्वरता है, ये किसी भूभाग से इनका लेना देना नहीं है। इसके बाद इसमें जो ऋतु चक्र है ना, इसमें जो तापमान है, ये सारी की सारी चीजें ग्लोबली गवर्न होती हैं। इस बात को ध्यान दे करके सुनिए। ये सारी की सारी चीजें, ये सब अपने को खेती करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ कि ना भाई? चाहिए। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी,
और मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कोयला हम कहीं एक जगह से निकाल रहे हैं, है ना, सर्वाधिक कोयला अभी कहाँ से खनन किया जाता है? बोलो। जमीन से, बिहार, झारखंड से, ठीक है। इसके अलावा भी अलग अलग कंट्रीज में दूसरे, और अच्छा है बताओ पेट्रोलियम कहाँ से सर्वाधिक खनन किया जाता है? असम, इंडिया में असम, अदरवाइज सऊदी अरेबिया, अरेबियन कंट्रीज, अरब देशों से सर्वाधिक, गल्फ कंट्रीज जिनको बोलते हैं, वहाँ से सर्वाधिक भाग पेट्रोलियम का निकाला जाता है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, समझ में आया तो बात बैठेगी। म्यूट कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो हमने मान लो यहाँ से हमने निकाल लिया तेल, ठीक है, यहाँ से निकाल लिया कोयला, ठीक। ये कहीं झारखंड है, ये कोई अरब कंट्री है मान लीजिए। तेल और कोयला का रोल क्या था धरती में? ताप संतुलन का। अब ये जो ताप का संतुलन नहीं हुआ, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हुई, मतलब ये पूरी धरती का तापमान बढ़ गया। वार्मिंग कैसी है? ग्लोबल। अरब कंट्री में पेट्रोलियम निकाला है तो इसलिए केवल अरब कंट्री में वार्मिंग, गर्मी होगी, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात पकड़ में आई? कोयला हमने झारखंड से निकाला है तो केवल झारखंड बर्बाद होगा, ऐसा नहीं होगा। ये पूरी धरती एक मानव शरीर जैसा होता है ना, वैसा होता है। जैसे कि हमारे शरीर में मान लीजिए अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो ऐसा थोड़ी होता है कि केवल एक साइड में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, मर ही जाते हैं आप। ऐसा हालत है धरती का भी। इस धरती में जो हवा है, जो पानी है, जो मिट्टी है, जो ऋतु चक्र है, तापमान है ना, इसमें जो खनिज पदार्थ है, मिनरल्स जिनको कहते हैं, मैं इंग्लिश में लिख दिया खनिज, ये सारे के सारे एक दूसरे से पूर्णतया सह अस्तित्व में हैं। इसको कह रहे हैं अस्तित्व। किसका अस्तित्व? धरती का अस्तित्व। इन सभी चीजों के सह अस्तित्व में है। अस्तित्व सह अस्तित्व है, ये सूत्र है। इस पूरे धरती क्या है? पदार्थ अवस्था। पदार्थ अवस्था का धर्म है अस्तित्व। अस्तित्व किस स्वरूप में? सह अस्तित्व स्वरूप में। इसी प्रकार एक जगह की हमने हवा को पोल्यूट किया, जैसे वोल्केनो जला, कहाँ? इथियोपिया में हुआ ना कुछ वोल्केनो इरप्शन, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ हुआ तो हवा कहाँ तक पोल्यूट हुई? हमारे इधर भी हुई। उसका प्रभाव देखने को मिला कि नहीं मिला? तो पोल्यूशन हुआ तो हो सकता है कई लोगों की उसके कारण मौत भी हो गई हो, पता ही ना चला अपने को। अस्थमा पहले से था और बस उस समय कुछ सीवियरिटी हो गई और शरीर शांत हो गया। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार पानी का भी किस्सा है, मिट्टी की उर्वरता। ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे आपको हम और डिटेल में पढ़ाते जाएंगे, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएंगे बेसिकली, ताकि आपके ध्यान में चीज़ें आएँ। हमें उत्पादन करना है, लेकिन उत्पादन करने से पहले हमको अपनी मान्यताओं से निकलकर यथार्थ में जाना है। यथार्थ क्या है? धरती एक। हम ये सोचें कि भाड़ में जाए बाजू वाला खेत, भाड़ में जाए बाजू वाला आदमी, भाड़ में जाए पूरा गांव, केवल मैं तो ऑर्गेनिक खेती करूंगा। आप ऑर्गेनिक खेती करके प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, ठीक नहीं चलेगा सिस्टम। ऑर्गेनिक खेती तो आज से 50-70 साल पहले सभी कर रहे थे, उसमें क्या बड़ी बात हो गई? फिर भी हम मानसिक गुलाम हुए कि नहीं हुए? पीड़ित दरिद्र हुए कि नहीं हुए? इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। रोटी खाना जीवन का उद्देश्य नहीं है भाई। रोटी तो हमारे पुरखों ने, सभी पुरखों ने रोटी खाई है, तभी तो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। हो जाएगा, अपना भी हो जाएगा रोटी पानी का जुगाड़। केवल रोटी पानी का जुगाड़ मुद्दा नहीं है, धरती के पूरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगली पीढ़ी आपकी आएगी, मुंह देखेगी इस धरती का कि नहीं देखेगी, अपने को पता नहीं है। अरे अगली पीढ़ी आप छोड़ दीजिए, आप ही की शरीर यात्रा में ऑलरेडी फीडबैक, सर आपने फीडबैक लूप्स पढ़ा है क्या? आप लोगों ने फीडबैक लूप्स पढ़े हैं जनक सर से? फीडबैक लूप क्या चीज़ होती है? जैसे बर्फ पिघलता है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, वो ब्लू कलर का और भी लाइट को कैंसिल करता है, तो और भी बर्फ पिघलती है। ऐसे बहुत सारे फीडबैक लूप्स। फीडबैक लूप्स अभी थोड़ी देर में बता देते हैं ना, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अभी आप 2 मिनट के लिए बोल दीजिएगा इस पर,
ठीक, मैं अपनी बात को यहाँ पर रखती हूँ पहले। तो यथार्थ क्या है? धरती एक। ये जो चाहे 7 कॉन्टिनेंट्स कह रहे हैं, ये हमको दिखाई पड़ते हैं, ये भी यथार्थ हैं। ये किस अर्थ में यथार्थ है कि भाई पानी से पहले, पानी के जहाज से शायद या नाव से जाना पड़ेगा, फिर उतरोगे वहाँ भूखंड रहेगा। लेकिन इसके अलावा जितना भी कुछ है वो सब क्या है? मानवकृत कहानी है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस कहानी में, इस आइडेंटिटी के साथ जब तक आप तदाकार रहोगे, तदाकार मतलब उसको माने रहोगे, तब तक आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही रहोगे, किसी ना किसी फसाद में पड़े रहोगे। देखो क्या फसाद की मैं बात कर रही हूँ। 2 कंट्रीज हैं, यहाँ हिंदी में लिखती हूँ, देश ए और ये रहा देश बी, और ये क्या है? LOC, क्या बोलते हैं उसको? सीमा रेखा। सीमा रेखा के यहाँ पर पता चला 1 लाख सैनिक, और सीमा रेखा के उस पार भी कितने? 1 लाख सैनिक। ये लाइन धरती पर अपने आप से खींची हुई थी, पहले से कुछ नहीं खींचा था। जैसे कुत्ते होते हैं ना, आपने कुत्तों की प्रवृत्ति देखी? कुत्तों की प्रवृत्ति देखी आपने? जैसे आप कहीं गाड़ी पार्क कीजिए तो कुत्ते की एक प्रवृत्ति होती है, वो क्या करता है? हाँ, सूसू करके जाता है। सूसू करके जाता है, क्या बताता है कि ये मेरी टेरिटरी है। इसी प्रकार सभी जीव जानवरों में ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने किसी प्रकार की दुर्गंध छोड़ते हैं, जिससे अगला जो जीव जानवर है वो ये पहचान जाता है कि ये इस वाले जीव जानवर का क्षेत्र है। चाहे उसका पसीना हो, चाहे श्वास हो, चाहे उसकी सूसू हो, चाहे उसकी पॉटी हो। कुत्ते का उदाहरण इसलिए दे, कुत्ते अजीब से प्राणी भाई, जे एक नई आप गाड़ी ला के रखिए, है ना, और हमारे घर के सामने एक कुत्ता रहता है, उसका यही काम है, जो गाड़ी आ जाती है वो गाड़ी उतर जाके तुरंत सूसू करके आता है, ठीक है, दौड़ के। उसको देखते रहती हूँ मैं। ऐसा ही कुछ मानव में दिखाई पड़ने लगा, ठीक है, कि अपने कहीं लोग जो जन्मे वहाँ से घोड़े ले करके और अब चले अपने साम्राज्य का विस्तार करने, ठीक है, फलानी क्वीन के फलाने आदेश से अब ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो क्वीन विक्टोरिया फलाने दिमाग के जिसका भी हो गया। ऐसा हम लोग टेरिटोरियल मतलब कोई सीमा रेखा बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, बस जैसे ही सीमा में कोई आया लगे भौंकने, इधर से भौंक रहे हैं, उधर से भौंक रहे हैं। ये थोड़ा अजीब सा तरीका है बोलने का, लेकिन आप इसको कल्पना कीजिए, ये जो पूरा 2 लाख लोग लेके सवेरे शाम, है ना, सल्यूट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध की तैयारी दोनों तरफ चल रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? युद्ध की तैयारी में देश का कितना पैसा व्यय होता है? पता है? अपने GDP का पता नहीं, मुझे लगता है काफी बड़ा हिस्सा, 3 से 4% हिस्सा, कई बिलियन डॉलर हम लोग इसमें गंवाते हैं। हाँ, 30% तक जाता है वो। एक्चुअली मैंने तो सेफ साइड बोल दिया है, ऐसा ज़्यादा है वैसे। हाँ, एजुकेशन से ज़्यादा खर्चा हम लोग युद्ध के तैयारी के लिए कर रहे हैं। देश के सबसे ज़्यादा युवा हट्टे कट्टे लोग कौन होते हैं? सैनिक। किसान को देखिए, एकदम मरा सा, एकदम पतला दुबला, आप जो अपने जो लेबर होते हैं उसको देखिए, और सेना में युद्ध कर रहे हैं, पता चला 22-25 साल का जवान कोई शहीद हो गया। बात पकड़ में आ रही है? हम लोग ये जो सीमाएं किसी ने बनाई है ना, मान लो किसी ने खींच दी, अरे भाई उनको बैठ करके डिसॉल्व कर लो। आपको पता है नेपाल की वैसे तो सीमा है कहने के लिए, लेकिन उसमें कोई वीज़ा वीज़ा नहीं चलता, आप आराम से चले जा सकते हो। तो इसका मतलब है 2 जो देश हैं वो आपस में यदि बैठ करके एक दूसरे के साथ संबंध बढ़िया करना चाहें तो हो सकते हैं। भाई पाकिस्तान अपन एक दिन 14 अगस्त 1947 की रात एक नई कहानी लिख दी गई, अब उस कहानी को सब लोग मान रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट, एक लोग बोलते हैं ये बेस्ट है और वो कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, और दूसरे लोग कहते हैं ये बेस्ट है। यही तो कहानियां चल रही हैं।
और दोनों लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मेरे से पूछिए तो मैं कहूँगी कि टूटन दिवस हमको मनाना चाहिए। उसी दिन तो हम लोग टूट गए थे और टूटने के बाद से वो समस्या लगातार बनी ही हुई है। वो समस्या जा ही नहीं रही है भाई, जा ही नहीं रही। मेरे देखे मैं ये चीज़ को कम से कम 25 साल से तो खुद ही एक्टिवली सोचते रहती हूँ। 25 साल से सोच रही हूँ, छोटी सी थी तब से सोच रही हूँ कि भाई ये क्या हो गया है, ऐसा हालत है। 2 लाख लोग इधर लगे हुए हैं। तो आप अगर देखिए यही 2 लाख लोग यदि उत्पादन में लगे तो क्या बदलेगी देश की हालत कि नहीं बदलेगी देश की हालत। आज हम लोग क्या देख रहे थे सुबह में, यू आर वॉचिंग समथिंग, उसमें कह रहे थे $110 बिलियन का एक्सेस इंपोर्ट हम चाइना से कर रहे हैं, राइट? मैंने सही डेटा बोला? डेटा कभी कभी मुझे थोड़ा डाउट लगता है बोलने में। मतलब सरप्लस इंपोर्ट हम कर रहे हैं। चाइना में इतना प्रोडक्शन हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन। अच्छा, उसको बाकी कंट्रीज जो हैं उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। हमारे पास इसका मतलब है कि हम बहुत बेसिक सी चीज़ें उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। चाइना वाले मोजे बेच रहे हैं, जूते बेच रहे हैं, हर चीज़ चाइना वाले। जो हम अपनी जो सारी हमारे त्योहार होते हैं ना, चाइनीज़ झालर से लेकर के सारी मूर्ति वगैरह सब कुछ वहीं बन रहा है। हम लोग ये सब भी बनाना भूल गए क्या? खैर, हमारे लिए तो ये भी मुद्दा है कि क्या क्या उत्पादन करना है। हम क्यों सारा दिन इतना 8-8 घंटे 10-10 घंटे क्यों उत्पादन में लगे हुए हैं? ये भी हमको आइडिया किसने दिया इतना उत्पादन करना है? ये भी उत्पादन करने का आइडिया हमको एक मानसिक गुलामी के कारण आया जो अंग्रेज ले आए यहाँ पर, वरना आदमी इतना उत्पादन नहीं करता था। मैंने 2017 में एक रिपोर्ट पढ़ी थी और वो रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में जितना, सूरत वगैरह में आपको पता है खूब कपड़ा बनता है, तो किसी ने ये रिपोर्ट बनाई थी कि 2017 में मैंने पढ़ी थी रिपोर्ट कि अगर आज के दिन सारी कपड़ा बनाने वाली मिलें, कोई भी व्यक्ति जो कपड़ा बना रहा है, कपास का उत्पादन ही ना करें हम, इतना मतलब, और कोई भी प्रकार का कपड़ा ना बनाए, कोई भी प्रकार का, तो भी अगले 25 साल तक हर एक व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में नया कपड़ा हर रोज पहन सकता है। अब बताइए, ये 2017 की बात है। प्रत्येक व्यक्ति हर रोज एक नया कपड़ा पहन सकता है। इतना कपड़ा उत्पादन हम कर चुके हैं। इसका मतलब ये उत्पादित कपड़ा कहीं किसी गोडाउन में बंद है, क्योंकि मेरे पास तो 362 जोड़ी कपड़े नहीं है। मेरे पास तो भाई गिन चुन के 10-15 जोड़ी कपड़े, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो भी उत्पादित वस्तुएं हम बना रहे हैं, हम कहीं ना कहीं ओवर एक्सेस प्रोडक्शन में भी चले गए हैं। क्यों चले गए हैं, ये हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा। इसको बोलते हैं जब हम ओवर एंड एक्सेस प्रोडक्शन करते हैं, सॉरी इंग्लिश में लिख दिया मैंने फिर से, अति उत्पादन। ये भी एक मानसिकता है। क्या मानसिकता है? अति उत्पादन की मानसिकता। इसको भी हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हम ये क्यों ऐसे बावले से एकदम पगलाए से घूम रहे हैं अति उत्पादन को लेकर के। अति उत्पादन का मतलब है दोहन और शोषण, प्रकृति के साथ अपराध। आप में से कभी किसी ने किसी कंपनी के बारे में या सामान्यतया भी लोगों को बात करते हुए सुना है? ऐसे चार्ट्स आप में से किसी ने देखे हैं कभी कि भाई सन 2011 में, है ना, चलिए एक थोड़ा सा एक्सरसाइज किया जाए। जैसे एक कंपनी खोली तो मान लो 2011 में इनके पास प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, तो 2012 में कितना चाहेंगे प्रॉफिट करना? बोलते जाओ, जो आपके क्या चाहते होंगे? डबल हो जाए, 4 लाख डबल। उसके बाद 2012 में क्या चाहे, 2013 में क्या चाहेंगे? 4 लाख का क्या हो जाए? 8 लाख हो जाए, 8 लाख हो जाए। फिर क्या चाहेंगे 2014 में? टारगेट रखेंगे 16 लाख। रखते हैं कि नहीं? और ये जब इस तरीके का ग्राफ किसी कंपनी का बनता है तो हमको क्या लगता है? ये कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक? ऐसा ही लगता है।
जब जब हम इसके बारे में सोचते हैं हमको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है भाई। हम ये चाहते हैं ऐसी ऋत्विक क्या बात है बेटा? शेयर मार्केट जैसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। मैं अगली बात यही कह रही हूँ, ठीक है। हम चाहते हैं कि ऐसी कंपनी के शेयर में हम इन्वेस्टमेंट करें, यही चाहते हैं ना, ऐसे शेयर होने चाहिए। So the owner is not actually wanting it, but stakeholders ये सब बढ़ाते हैं। ये तो फिर विशियस साइकिल हो गया ना। पहले उसने यहाँ से यहाँ तक क्यों आया था? वो तो शुरुआत तो किसी ओनर ने ही की थी। 2 लाख का 4 लाख तो उसी ने करके दिखाया। फिर ये शेयर, अब शेयर होल्डर्स हो गए, तब उसको ये है कि अगर हम नीचे जाएंगे, उत्पादन को कम करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो जबरदस्ती उत्पादन किए जा रहा है। धरती तो हमारे पास सीमित है, धरती तो बड़ी नहीं हो रही ना लगातार। तो कोई भी प्रकार का उत्पादन करने के लिए धरती में से हम लगातार खनन कर रहे हैं, और खनन कर करके बहुत सारा प्रोडक्शन होते चले जा रहा है, होते चले जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, आप सारे लोग सोचिए। जैसे कि उदाहरण के लिए आप सबके घर, कितने लोगों के घर में अटैची है? अटैची वो जानते हैं ना, सूटकेस। हाथ उठाओ, सूटकेस है, ठीक है। अब बताओ, आपके घर, मेरे घर में 4 सूटकेस हैं, ठीक है। आपके घर में कितने हैं? 8-10 होंगे, इनका बड़ा भी घर है। हाँ, आपके घर में 6, आपके घर में 3, आपके ऋत्विक 9-10, 3, आपके घर में 3-4 होंगे। इसमें से जितने हम लोगों ने जोड़ लिए, ठीक है, कम से कम 20-25, और बाकी लोग जो ऑनलाइन बैठे उनके घरों में भी होंगे, 3-3 एवरेज के हिसाब से लगा लें, कम से कम 30-40 सूटकेस हो गए अपने टोटल मिला करके, 40 सूटकेस। उसमें से अभी इस्तेमाल कितने हो रहे हैं राइट नाउ? 0। सब खाली करके ऊपर टांड में चढ़ा के रखे हुए हैं हमारे यहाँ। फिर जब कहीं जाना होता है निकाल लेते हैं। वो हमारे जो हैं, एक कुछ कपड़े के बने हुए और कुछ प्लास्टिक के बने हुए सूटकेस हैं। 2 सूटकेस प्लास्टिक टाइप की चीज़ से बने, और 2 पहले कपड़े वाले चलते थे, वो हैं 1-2 ठो। वो आप लोगों के भी ऐसे ही होंगे, हैं? उनका अभी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारी सोसाइटी में कम से कम 200 घर हैं, 200 घर में, हर एक के घर में, हमें लगता है हमारी सोसाइटी में तो 3-4 से ज़्यादा ही सूटकेस निकले, क्योंकि सारी सोसाइटी एयरफोर्स वालों की सोसाइटी, वो लोग ट्रैवल करते ही रहते हैं। कम से कम हमारी सोसाइटी में देखोगे ना तो कहो 1000 सूटकेस निकल आए केवल हमारी सोसाइटी में, वॉकिंग डिस्टेंस में। आपकी सोसाइटी में आप जोड़ लीजिए कितने सूटकेस निकल आएंगे। अब ये सारे सूटकेस बनाने के लिए कोई मिनरल, कोई कुछ तो लगा होगा, चेन लगी होगी, उसमें प्लास्टिक लगी है, और तरह तरह के सब प्रकार के उत्पादन उसमें लगे हैं, ठीक। उसका इस समय कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर ये सूटकेस हम शेयर्ड बेसिस पे रखें, मान लो जैसे हम ओधा वंदना सोसाइटी में रहते हैं, ओधा वंदना सोसाइटी का एक विनिमय कोष है अपने पास, ठीक है, सिंपल सिस्टम है। जैसे हमने जो सूटकेस खरीदे, एक 3000 की, एक 4000 की, ऐसे महंगी महंगी सूटकेस हैं, आप लोगों की भी उतने की होंगी। और अगर हम ऐसा कर सकें कि हर व्यक्ति जो है सूटकेस रेंट कर सकता है, कितने रुपए में? 50 रुपए में। एक आपको उदाहरण, ये मेरी कल्पनाशीलता से मैं बना के उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया है सोचने जैसा। तो 50 रुपये आपको उसका क्या बोलते हैं, रेंट, हाँ। और हमको जब 2 सूटकेस चाहिए तब 2, 3 चाहिए तो 3, हम उतने सूटकेस हम 1 महीने तक के लिए हम उसको रेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसका मतलब 50 रुपये ही रहेगा 1 महीने में, है ना। और अलग अलग साइज़, कभी कभी मुझे क्या दिक्कत होती है, हमारे पास एक इतना बड़ा सूटकेस है, एक इतना बड़ा है, लेकिन हमको एक ही दिन के लिए या 2 दिन के लिए अहमदाबाद तक जाना, तो मेरा मन करता है एक छोटा सूटकेस भी हो। तो अभी मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी कि खरीद लूँ क्या, है ना, लेकिन फिर समझ नहीं आ रहा है कैसे, क्या मतलब, फिर वो मुझे बार बार यही लगता है पड़ा रह जाएगा घर पे, क्या करूँगी मैं। तो मैं हर बारी बड़ा सूटकेस जो है उसी में थोड़े कपड़े डाल के ऐसे ही लेके जाती हूँ। अगर मेरे पास ये सुविधा हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए,
क्यों भाई, कैसा रहेगा? अच्छा आइडिया है ना? तो हम लोगों ने ना अभी हमारे पास हमने हमारे सोचने के तरीके में, हमारे जीने के तरीके में शेयर्ड रिसोर्सेज की बात अभी आई नहीं है। अगर आ जाए तो उत्पादन क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। धरती पर लोड कितना कम हो जाएगा। और मान लो हमारे पास एक बहुत शानदार, कम से कम ऐसे 1000 जैसे सूटकेस। अच्छा, पूरे अगर सोचो, ओधामंदा तो हमारी सोसाइटी, आजू बाजू और भी कई सारी सोसाइटी होंगी, ऐसे 10 से 20 सोसाइटी मिल करके एक सूटकेस बैंक बना लेते हैं, सिंपल बैंक। ठीक, आजू बाजू किसी को लेने जाने में भी देर नहीं लगेगी, बल्कि वहाँ से यही सिस्टम रख सकते हैं, आप ऑर्डर कीजिए, आप ऐसे ऐप जैसे जोमेटो का ऐप होता है वैसे ही आप ऑर्डर कीजिए, आपको पहुँचा जाएगा कोई सेलेक्ट करके। हर आदमी को उसको साफ सुथरा करके वापस करना उसकी जिम्मेदारी हो। क्या कहते हैं, पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? बहुत पैसा बचेगा। पूरे भुज में इतने अधिक बैग निकल आएंगे कि शायद हम लोग सोचें कि ऐसे जो कंट्रीज़ हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनके पास नहीं है चीज़ें, हम लोग उनको दान भी दे सकते हैं। कैसा लगा आइडिया? हो सकता है? बढ़िया आइडिया, बहुत, मुझे तो लगता है बड़ा अच्छा मैंने अभी आपको एक समाज के लिए एक बढ़िया आइडिया दिया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे श्रीमान जी जो हैं उनको बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ें खोल के एकदम सही कर देते हैं, बहुत बढ़िया टेक्निकल व्यक्ति हैं। तो हमारे घर में एक छोटी ड्रिल है, हमारे घर में वो एक पूरा पेचकस का ऐसा जो होता है ना छोटा वाला सेट, वो है, फिर एक बड़ा वाला सेट है, ऐसे करके 3 कबर्ड्स में ऐसे सामान भरा हुआ है। छोटी ड्रिल है, बड़ी ड्रिल है, शोल्डरिंग मशीन है ना, ग्लू गन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप में से कितने लोगों के घर में ड्रिल मशीन है छोटी वाली? हाथ उठाओ। 1, उठाओ उठाओ उठाओ, 2, 3, 4 लोगों के घर में ड्रिल मशीन है। और एंड आई एम श्योर कि बाकी जो लोग हैं ना, उनके भी, यहाँ पर जो ऑनलाइन बैठे, इनके भी लोगों के घर में किसी न किसी घर में सामान होगा। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। हमारे घर में रोज रोज ड्रिल मशीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे घर में वो ड्रिल मशीन पड़ी हुई है कि कल को काम आ जाए। काम आएगी तो किससे मांगने जाएंगे? तो हम अभी है ना सोशल तरीके से, हम लोग आजू बाजू वाले डिज़ाइन से तो चले हैं कि पड़ोसी से मांगो तो वो 2 बातें ना सुना दे, एहसान ना जता दे, लेकिन हम सोशली है ना शेयर्ड रिसोर्सेज को मानव पहचान नहीं पाया है। वो कब पहचानेगा? जब उसको समझ में आएगा धरती सीमित है भाई। ठीक है, और वो जो प्लास्टिक होती है, आपको पता है जब प्लास्टिक, जब अभी क्या क्या आपको बताऊं, है ना, तो कहानी लंबी खिंचती चली जाएगी, पूरी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएंगे तब ठीक रहेगी। जितना प्लास्टिक घिसता है उससे माइक्रो प्लास्टिक्स निकलते हैं, जो जब आप सांस लेते हैं तो सांस में आपके अंदर प्लास्टिक चला जाता है, जो आपके खून में भी तैर रहा है इस समय, जिसके कारण से हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो गड़बड़ा जाती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह दिखाऊंगी, आप तब जानेंगे समझेंगे। तो मैंने एक उदाहरण दिया, अगर हमारे पास जैसे शेयर्ड, मैंने सूट केसेस का एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही हमारे पास दूसरी रिपोजिटरी ये बन जाए कि जो भी टेक्निकल आइटम्स होते हैं वो भी शेयर्ड हो जाए। तो हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है कम से कम 25 से 30 ड्रिल तो होंगी आराम से, होंगी ना। 200 घर में 25 ड्रिल का होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लग रही मुझे। ऐसे कितने सारे रिसोर्सेज होंगे, और इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली रखने के लिए हमारे घर में हमने 3 कबर्ड्स बनवा रखी हैं, फिर भी सामान इधर उधर फैल जाता है। हर एक ने अपने घर में एक कबर्ड बना के रखी है, एक अलमारी बना के रखी है, फिर भी उनका भी सामान फैलता ही होगा। तो सामान को उठाओ बटोरो, यही करते रहो। अगर हमारी सोसाइटी के स्तर पर एक ऐसी सिंपल रिपोजिटरी मतलब विनिमय का एक स्थान बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे घरों में, अब देखो ये सब बनाने के लिए, सब इतना उत्पादन करने के लिए आपकी महंगी गाढ़ी कमाई है ना, आप हर भाई 1,500-2 हज़ार की तो होगी वो ड्रिल छोटी वाली। कितने की? जो छोटी ड्रिल है हिल्टी वाली जो है, छोटी वाली 2-3 हज़ार की, और हिल्टी वाली जो ड्रिल है वो तो बहुत महंगी है।
50,000 की ड्रिल लीजिए। वो खरीदी भी 50 साल पहले गई है, ये लोग कहीं से उसको बाहर से ले करके आए, उनका काम था इसलिए। लेकिन ऐसी बहुत लोगों के घरों में होती है ना। कोई हमारे में ऐसे नया अजूबे की बात नहीं बता रहे। जिन लोगों के घर में नहीं होती उनको कैसा महसूस होता है कि हमारे पास वस्तु नहीं है, अभाव महसूस होते रहता है, जबकि हम बहुत आराम से शेयर्ड रिसोर्सेज के तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो पूरी धरती है ना, ये एक शेयर्ड रिसोर्स है। आप चाहो न चाहो, समझो न समझो, नहीं समझोगे, उटपटांग करोगे, उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। जैसे कि गर्म हवाएं चलती हैं, जब अभी गर्मियाँ आती हैं, लू चलती है ना, तो ये जो गर्म हवाएं होती हैं, हवाएं अपने साथ बहुत ही महीन कणों को, ये जो धूल आपने अपने घरों में देखा ना, ऐसे डस्ट जम जाती है, बहुत महीन कणों को यहाँ से वहाँ, ऐसा जैसे मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता है, जैसे तिल डाल के पीस दो एकदम, है ना, या कोई चीज़ को आप डाल के पीस एकदम भुर्रा उसका करके और एकदम पाउडर बना करके उसको, है ना, सब जगह सर्कुलेट कर देती है। तो ये जो चक्रवात या जो ऐसे क्या बोलते हैं इसको, साइकिल, वावाजोड़ो, हाँ यस, तो लिटरली वैसा ही उसका एक मोशन होता है जैसे मिक्सी के अंदर होता है। तो ये सारा का सारा जो मोशन है, हवा की जो गतियां हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाने का प्रकृति में कार्यक्रम है। तो जो सहारा के मरुस्थल हैं, मरुस्थल रेगिस्तान, उन रेगिस्तानों की जो भूमि, जो धूल है, उसमें जो सबसे महीन महत्वपूर्ण कुछ पदार्थों के कण हैं, वो हवा के साथ तैरते हुए पहुंच जाते हैं अपने अमेज़न के जंगलों में। अमेज़न के जंगलों में, यस, ठीक है। तो ये अमेज़न के जंगलों में इतनी उर्वरता कहाँ से आ रही है? पता चला सहारा के मरुस्थल से। तो हमें क्या लगता है, मरुस्थलों की कोई भूमिका नहीं है भूमि की उर्वरता में। पता क्या चलता है, मरुस्थलों की बड़ी भूमिका है उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में। हमको मरुस्थल और हवा को जब हम साथ में देखेंगे तो पता चलेगा। इतना खूबसूरत तरीका है, वावाजोड़ू अपना आया, ठीक है, मिट्टी की सब हवाएं पहुंची और पत्तियों में जा करके मिट्टी धूल चिपक जाती है। देखिए अपने पत्तियां गंदी हो जाती हैं। फिर उसके बाद सीजन आता है बारिश का, और बारिश आई और सारी मिट्टी धुल करके कहाँ पहुंच गई? जमीन पे पहुंच गई। लीजिए, अद्भुत है ये विधि। और देखना है, और देखो, जो पत्तियां होती हैं, इसमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। भाप जो है, या थोड़ा थोड़ा उसमें से पानी ऐसे छुट्टा पड़ता रहता है। तो जब धूल, गर्मी बहुत होती है और धूल भरी आंधी आई, तो उसने पत्ती के ऊपर जाकर के एक मिट्टी की थोड़ी सी लेयर जमा दी। तो अब क्या होगा, पत्ती में से नमी बाहर नहीं जाएगी। बात पकड़ में आई? पत्ती के ऊपर उसमें से पानी निकल रहा था, जब पानी उत्सर्जित होगा तो पत्ती क्या होगी, सूख जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी सी डस्ट की लेयर आ गई तब नमी बनी रहेगी, तो पेड़ अभी बना रहेगा गर्मी में। और फिर जैसे ही ऊपर से बारिश आई, उसने वापस पत्ती के पोर्स को खोल दिया और धूल जो उर्वरकता थी उसको जमीन में पहुंचा दिया। कितना सुंदर! इसको कह रहे हैं अस्तित्व सह अस्तित्व है, यह सह अस्तित्ववाद है। इधर आ जाइए, हाँ, कैमरे को भी अपनी तरफ कर लीजिए। तो बेसिकली एक मांडवी में भी एक वो है सिचुएशन कि जो विजय विलास पैलेस है ना, उसके आजू बाजू में किसी ने बोला कि मतलब ये कहानी मैंने सुनी है, ऐसा हो सकता है कि ये सच हो या नहीं, सच ही है। वो वहाँ का जो टूरिस्ट वो गाइड था ना, उसी ने सब सुनाई थी कहानी। हाँ, कि किसी ने कहा कि तुमने बहुत आलीशान महल यहाँ पर बनाया है। वो फिनिश हो गया था विजय विलास पैलेस, वो बहुत अच्छे से आलीशान बना दिया। पर किसी ने आकर के कहा कि तुम्हारा यहाँ पर जगह पर हवा जो है दरिया किनारे से बहुत आ रही है, तुमको धूल मिट्टी यहाँ पर बहुत इकट्ठी हुई मिलेगी। तो उसने फिर
सीरियसली ले लिया इस बात को, मतलब वो राजा था उस टाइम का जो भी होगा, तो उसने ये सीरियसली बात ले ली और उसने आजू बाजू के लिए सोचा कि क्या किया जाए। उसने उसी आदमी ने कहा कि तुम यहाँ पर पेड़ पौधे लगा दो। तो आप उसमें एक वीडियो है यूट्यूब का, हम लोग शायद नेक्स्ट टाइम बता देंगे, आप करना ड्रोन मांडवी विजय विलास पैलेस, ऐसे गूगल करना यूट्यूब में ड्रोन वीडियो मांडवी विजय विलास। तो आप उसमें देखेंगे कि विजय विलास पैलेस तो बीच में है, लेकिन आजू बाजू लिटरली उसका 3 या 4 गुना जगह पर झाड़ पान है। और उसमें ऐसा फॉरेस्ट वाला आदमी उस टाइम पे उसने ऐसे पौधे लगाए, वनस्पति शास्त्री, वनस्पति, जिसमें से ये पानखर इस महीने में इस झाड़ का गिरता है, अगले महीने में इस पानखर इस झाड़ का गिरता है, अगले महीने में इस झाड़ का पानखर होता है। तो वो पानखर क्या होता है, वो एग्जैक्टली डस्ट जो इकट्ठी हुई ना उसके ऊपर वो पकड़ लेता है, क्योंकि गीला होता है, पत्ते का पीछे का पार्ट में से ट्रांसपीरेशन होता है, मतलब पानी निकलता है, वो बहुत छोटे माइन्यूट ड्रॉप्स होते हैं। उसका प्रूफ क्या है, नीम के पेड़ के नीचे आप खड़े रहोगे तो ठंडा महसूस होता है। तो वो बहुत माइक्रो डॉट्स, माइक्रो पानी के पार्टिकल्स वो छोड़ता रहता है कंटिन्यू, तभी तो पत्ता ठंडा रहता है, तभी तो वो हवा में भी ऐसी ताप गर्मी में भी वो मुरझा नहीं जा रहा है, ठीक है ना। वरना एक डाली को काटोगे तो तुरंत पत्ते मुरझाते हैं, ठीक है ना। तो वो पानी कंटिन्यूसली छोड़ता रहता है और नीचे एक्विफायर्स, मतलब नीचे स्रोत होते हैं पानी का, उसमें से निकालता रहता है। तो वही प्रक्रिया विजय विलास पैलेस में कंटिन्यूसली पूरे साल चलती है, और जो डस्ट वाली हवा आती है उसको पत्ते पकड़ लेते हैं। इसलिए विजय विलास पैलेस में भी वो लोग कहते हैं कि झाड़ू पोछा भी नहीं करना पड़ता। अब ये सोच सच होगा या नहीं? ये सच है भाई। आप लोग विजय विलास पैलेस मांडवी गए हैं कि नहीं गए? हाँ। अच्छा, ये दिल्ली में ये सिचुएशन जो हुआ है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा मानव जाति का चलन फिलन हो, तो वहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उतने ही होने चाहिए ताकि वो डस्ट पकड़ ले। अभी ये जो प्रॉब्लम भी हो रहा है ना, क्योंकि ये सिटीज़ में बहुत बड़ा इशू है कि ट्रीज़ के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है। आप वडोदरा जाओगे, उस राजा ने, गायकवाड़ सरकार जिसको कहते हैं उस टाइम के, सयाजी, हाँ सयाजी गाय, अब उसने इतना अच्छे से प्लानिंग किया था उस टाइम पे, बड़े बड़े चौड़े रास्ते आप देखो तो वडोदरा के, है ना, प्लांट सिटीज़, उसमें बहुत सारे ग्रीनरी। तो वो टाइम के प्लानर्स भी ऐसे थे कि उन लोगों ने फोर्स ही किया था, तो उसकी वजह से आज भी थोड़ा सा ग्रीनरी। सिटी इज नॉट एन अस्तित्व सहज वे। हाँ, जस्ट एग्जांपल है, हाँ, कि वो सिटी बेटर है कंपैरेटिवली बेटर है। जितना भी सिटी को हम प्लान करें वो हमेशा उससे बड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि अगली पीढ़ी आते ही तुरंत लोग बढ़ जाते हैं, है ना। तो शहरीकरण जो है ना, वो अस्तित्व सहज पद्धति है ही नहीं। अगर अस्तित्व सहज पद्धति ऐसी होती तो एक साथ ही सारे मानव एक ही जगह पर उत्पन्न हो जाते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। हर एक कॉन्टिनेंट अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर बहुत सारे प्रकार के मानव उत्पन्न हुए। इसीलिए तो हम सबके रूप रंग थोड़े भिन्न हैं। नस्लें बताए ना, उस दिन बताया था 5 प्रकार की नस्लें हैं, है ना, मंगोलियन और आर्यन और द्रविड़, है ना सब। हाँ, तो इस तरीके से ठीक है। तो मैं आपको उदाहरण दे रही थी, ऐसे आप जरा कल्पना कीजिए कितने प्रकार की चीज़ें हम लोग शेयर्ड रिसोर्सेज में लगा सकते हैं। कितने प्रकार के रिसोर्सेज हैं जिनके लिए हम पूरी धरती को खोखला किए दे रहे हैं। उदाहरण के लिए मैंने ऐसे एक दिन अब बैठे बैठे अपन सोचते हैं, ये सब विचार करना है ना, अगर सर्वशुभ केवल अपेक्षा में थोड़ी रखना है, विचार भी करना है। तो मैंने सोचा हमारे घर में बहुत सारे ताले हैं जो रोज थोड़ी लगाए जाते हैं, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तब लगाए जाते हैं। बहुत, मतलब आपके घर में भी होंगे एक्स्ट्रा ताले, होंगे ना। हर एक ताले को बनाने में कितना लोहा लगा होगा। असल में क्या, लाइव स्ट्रीमिंग हैज स्टॉप्ड। ये 1 घंटे में स्टॉप हो रहा है, 1 मिनट। तो ये जो लोहा है, इतना सारा लोहा जमीन से खनन करना पड़ता होगा, तो जमीन को इतना सारा खोदना पड़ता होगा। यदि धरती में से, अच्छा इसको रिकॉर्डिंग भी होना है, लाइव स्ट्रीमिंग इज ऑन। ठीक है। तो अगर इतना लोहा चाहिए तो धरती को इतना खोदना होगा, इतना छानना होगा, इतना सारा प्रोसेस करना होगा। अब लोहे का जो प्रोसेस है, आदमी तो छान छान के लोहा निकाल नहीं रहा है, तरह तरह के उसमें केमिकल प्रोसेस करने होंगे, तरह तरह के अन्य प्रोसेस करने पड़ेंगे जिसमें खूब सारा ईंधन लगेगा। तो हम जब एक ताला 100 रुपए का खरीदते हैं, हमको लगता है वो 100 रुपए का ताला, वो 100 रुपए का ताला नहीं है।
हम जो अभी पेमेंट कर रहे हैं ना, उसका जो पेमेंट है वो विनाश के रूप में हम चुकाएंगे। तो मैंने एक कल्पना ऐसे करी कि हमारे घर में क्या क्या एक्स्ट्रा सामान है। तो मैंने ऐसा पाया हमारे घर में ना 4 कंबल एक्स्ट्रा हैं, 4। हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, रखे हैं लेके, कोई आ जाए तो। हमारे घर में 4 कुर्सी भी एक्स्ट्रा हैं, कोई आ जाए तो। हमारे बगल वाले घर में भी 4 कुर्सी एक्स्ट्रा हैं, हर एक के घर में 4-4 कुर्सी एक्स्ट्रा हैं। अगर आप कल्पना कीजिए केवल 10 परिवार, इसके लिए मैं बड़ी रिपॉजिटरी की बात नहीं कर रही हूँ, केवल 10 परिवारों का मन एक साथ मिलता हो तो ये सारे जो 10 परिवार के, उसमें कभी भी 4-5-10 कुर्सी की ज़रूरत पड़े तो शेयर हो सकती है कि नहीं हो सकती है? केवल इस वजह से क्योंकि हमारे अंदर मानसिक एकरूपता नहीं है, इसके कारण से हम उसको शेयर नहीं कर पा रहे। ऐसे ही लोहे का न जाने कितना सामान सबके घरों में होगा। एक हमारे घर में चिप्स बनाने वाली मशीन और 300-350 की हम लेके आए थे, आपके घर में भी होगी शायद। हैवी जो वो आता है चिप्स कटर, खमणी नहीं, चिप्स कटर उसको है, उसे बोलते हैं हैवी वाला। तो मैं जनक को कह रही थी कि देखो इसका इस्तेमाल हम कहो साल में एक बार भी ना करें, हमारे घर में वो रखी, आपके घरों में भी होगी। ऐसा सारा सामान, रिसोर्सेज शेयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? पूरे गांव भर में 1000 लोगों के बीच में भी ऐसी चीज़ें एक ही हो तो भी काम बन जाए। और अभी हम लोगों की तो हिम्मत ही नहीं होती, 2 लोगों के बीच में कितना बनाएं, कितना खाएं, क्या करें। ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं जब बड़े बड़े परिवार होते हैं और सहयोग करने के लिए लोग होते हैं, तभी अच्छी लगती हैं, नहीं तो कौन करे ये सारी चीज़ें। खैर, तो आपका ध्यान गया। इसी प्रकार बहुत सारे हमारे पास कपड़े रखे हुए हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया, एक बारी पहन लिया, आप ड्रेस नहीं पहनेंगे, नए फंक्शन में नया ड्रेस। अभी हमारे तो हैं, क्या हुआ? आप बेटा बीच बीच में ऐसे फुसफुस क्यों करते रहते हैं? दूसरे व्यक्ति का ना अटेंशन चला जाता है ऋत्विक। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कहिए, आपको कुछ पता है, ध्यान आ रहा है ना। आप ऐसे हल्की सी आवाज़ करते हैं, वो 3-4 लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जो कपड़े हैं, कपड़ों के बारे में देखिए, ज़रा सोच विचार के देखिए, इनको भी हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। शेयर कर पाएँ तो कितना बढ़िया हो जाए। अब नए कपड़े, महंगे कपड़े, विशेष रूप से जो शादियों आदियों में कपड़े बन जाते हैं ना, लहंगे वगैरह, तो कोई भी नहीं पहनता, सबके घरों में भर के, और उनको फेंक भी नहीं सकते। कहाँ फेंक आओगे आप उसको? सबसे ज़्यादा यूजलेस चीज़ें तैयार होती जा रही हैं। हम लोग उत्पादन को बढ़ाने के पीछे इसलिए पड़े, मैं जो कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग मन से एक नहीं हो पा रहे हैं। हमारे सारे वैल्यूज़ जो हैं, हम सामान से सम्मान की तलाश में हैं। वो मिलता नहीं है। मिलता है किसी को? मैंने एक दिन आपको उदाहरण दिया था कार्स का। हमारी सोसाइटी में फिर वही 200 घर, और मुझे लगता है कम से कम 150 गाड़ियाँ होंगी। बढ़ती जा रही हैं। आप लोगों के वहाँ पे भी ऐसा ही होगा। हमारे घर में खुद ऐसा है, एक साइकिल है, एक स्कूटी है, एक गाड़ी है, ठीक है। कल जनक सर मुझे बता रहे थे, एक ऐसी गाड़ी देखी तो बोले कि अरे वाह ये कितनी बढ़िया गाड़ी है। तो फिर बोलते हैं कि 50 लाख की होगी। मैंने कहा देखो इन्होंने 50 लाख रुपए अपने घर के बाहर खड़े ऐसे इनके फिके हुए हैं 50 लाख रुपए, लिटरली, है ना। कहने का भाव ये है, कुल मिलाकर के गाड़ी का प्रयोजन उतना ही। अब किसी की गाड़ी 4 लाख की और किसी की गाड़ी 4 करोड़ की, कुल प्रयोजन इतना कि यहाँ से वहाँ जाए। अभी हमारी गाड़ी जो है वो बहुत पुरानी हो गई है ना, उसमें एक कुछ शॉक एब्जॉर्बर नहीं मिल रहा है, कोई एक पार्ट है उसका मिल नहीं रहा है, वो सर्विस में पड़ी हुई है कई दिन से। देखो सही हो जाए तो अच्छा होए, भला होए हमारा, नहीं तो देखें क्या करना पड़ेगा। खैर, हमारी सोसाइटी में गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं है, तो इसकी वजह से उसमें काफ़ी हमको समस्या आ ही रही है लगातार। जबकि सोसाइटी में गाड़ियाँ खड़ी हैं, और गाड़ियाँ कितने दिन खड़ी रहती हैं? ज़्यादातर लोगों की गाड़ी 6 दिन खड़ी रहती है, केवल संडे को बाहर निकलती। किसी की संडे को भी नहीं निकल पाती, खड़ी ही है वो गाड़ी। केवल इंजन गर्म कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, गर्म ठंडा यही चल रहा है। कितना गाड़ी बनाने में रिसोर्सेज लगते हैं, कितना आदमी लगा हुआ है, और नए नए मॉडल निकलते ही जा रहे हैं।
कितना लोहा। ठीक, अब देखो मैं यहाँ से इतनी सारी कहानी गा के आपको क्या समझाना चाहती हूँ। ये जो हमारी धरती है इसमें बहुत सारा तत्व है ना, जैसे इसमें बहुत सारा क्या है, लौह तत्व है। आपको पता है ना, धरती हमारी एक चुंबक की तरीके है, इसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ये भी आपको पता है। तो ये जो पूरी धरती है, इस धरती में एक प्रकार की चुंबकीयता है, मतलब ये धरती अपने आप को बांध करके रखे हुए है। और इस धरती की जो चुंबकीयता है या जो धरती का चुंबकत्व है, जिसके कारण से ये एक गोल गोला, ये गोला तो नहीं है मतलब, है ना, लेकिन जैसा भी एक ऊबड़ खाबड़ धरती एक्चुअली कुछ ऐसे शेप की है, वो तो हम लोग ऐसा गोल गोल बना देते हैं, है ना। इसको क्या जियोइड बोलते हैं, जियोइड, है ना। तो धरती का स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा कुछ है। तो इस धरती में तरह तरह के 120 प्रकार के जो खनिज तत्व इसमें पाए जाते हैं, वो सारे के सारे खनिज तत्व एक अनुपात में है, एक निश्चित अनुपात है। जैसे मान लो 1:2, 2:2, 2.5:3, 4.5:, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग सभी तत्व एक अलग अलग अनुपात में है, जिसके कारण से धरती एक चुंबक की तरह बनी हुई है। अगर इस धरती में से हम अधिक वस्तुओं को खनन कर लेंगे तो वो जो अनुपात है वो बिगड़ जाएगा, और ये धरती जो है ना, अपने गुजराती में तो भुक्का हो जाएगी, पाउडर हो जाएगी लिटरली। और ये जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो चुंबकीय धाराएं बहती हैं, अभी ऑलरेडी ये न्यूज़ में आने लग गया है कि ये धाराओं में विकृति आ चुकी है, आएगी ऐसा नहीं कह रहे हैं, आ चुकी है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। तो आप जो सोच रहे हैं ना कि हम खेती करेंगे और हमारा एकदम वैसा ही साइकिल, वो साइकिल अब नहीं बनेगा। आने वाला किसान यदि जागरूक नहीं हुआ, समझेगा नहीं पूरे सिस्टम को, खेती नहीं कर पाएगा, हर बार खेती चौपट होगी। हमने पूरा उत्पादन करके रखा और हमारे मौसम यंत्र विभाग वाले बता नहीं पाएंगे, मौसम विभाग वाले बता नहीं पाएंगे अपने यंत्रों से कि बारिश कब पड़ेगी, और आपकी फसल, तैयार फसल आप उठा करके उसको सेफ नहीं कर पाओगे। ये होगा नहीं, चौपट होगी पूरी की पूरी फसलें। हो रहा है, दिख रहा है होते हुए। तो ये जो जब हम खनिज का अधिक दोहन करते हैं, ये है खनिज का असंतुलन, खनिज का दोहन करना। क्यों दोहन कर रहे हैं? क्योंकि हमको सबके घर में सोफ़ा सेट चाहिए, हमको सबके घर में कुर्सी चाहिए, सबके घर में सूटकेस चाहिए, सबको अलग अलग वैरायटी के कपड़े चाहिए, ठीक है, हर शादी में नया कपड़ा पहन के जाना है। इस सब को जो हमारा बाजार है ना, हमको अधिक उत्पादन करने के लिए एक उन्माद से भर रहा है। उन्माद समझते हो? पागलपन, बावलापन। इस बारी जिसको मैंने ये बनाया ना, ये उन्माद है। उन्माद का ऐसा स्वरूप होता है, ऐसा, ये उन्माद है। इसको बस कब तक जब तक कि पूरी धरती खोद के मंगल पे ना चले जाएं, और मंगल से जाके फिर से वहां से खोद खोद के हम अपना घर ना भर लें। घर भर ही नहीं रहा है किसी का, ये जगह पे हम खड़े हैं। इसको बोल रहे हैं लाभ का उन्माद, लाभ का उन्माद। और ये बहुत मजेदार है कि आप सबके मन से निकल रहा है 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, चलते जाओ, रुकेंगे नहीं। कहाँ रुकेंगे? कोई दिन आएगा जब कहेंगे कि नहीं, अब प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो जो हमारी शिक्षा है उसने हमको लाभ के उन्माद से भर दिया है। हमको ठहर के सोचना पड़ेगा कि करना क्या है, करना क्यों है, करना कैसे है। खेती या उत्पादन जो करना है, क्यों करना है भाई? कपड़ों का उत्पादन क्यों करना है? कितने कपड़ों का उत्पादन करना है? कितने अनाज का उत्पादन करना है? देखो, आज आपने प्रेम सिंह जी से एक और बात पढ़ी, उन्होंने एक और बताया, आवर्तनशील खेती का एक और सिद्धांत। जो उत्पादन है वो किसके लिए? खेती किसके लिए? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ये एक सिद्धांत था। उन्होंने कहा जब भी आपके दिमाग में बाजार के आधार पर आप खेती करेंगे, आप गड़बड़ हो जाएंगे, हो ही जाएगा। क्योंकि सारे लोग वही चीज़ फसल बोई, फिर आपने वो तो देखे होंगे, वीडियोस भी देखे होंगे,
ऐसे लोगों को आप लोग तो जानते भी होंगे, भर भर टमाटर का उत्पादन किया, 1 रुपये किलो टमाटर में तो ऐसे ही ठला देते हैं, है ना। कैप्सिकम, टमाटर, ये सब चीज़ें, इतना सस्ता भाव किसान के पास। तो जो उत्पादन है वो आवश्यकता के आधार पर, उत्पादन जो है परिवार समूह में, पहली चीज आवर्तनशील कहती है उत्पादन हमेशा मिलजुल करके, अकेले करेंगे आप पहुंच नहीं पाएंगे। परिवार समूह में परिवार की आवश्यकता के आधार पर, परिवार की आवश्यकता के आधार पर, तो मिलजुल करके कई सारे लोग, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर 17 लोग हो गए, तो 17 लोगों में मैंने देखा एवरेज है ना, सबके पास 3 एकड़ तो खेती है न्यूनतम। तो 17 गुणे है ना 3 अगर केवल कर लें तो हमारे पास 51 एकड़ खेती हो गई। 51 एकड़ खेती में जिस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हम रह रहे हैं, हम सभी परिवार की आवश्यकताओं को पहचान लें और मिलजुल करके सबसे पहले उत्पादन किसके लिए? परिवार समूह के लिए। हम लोग जो कुछ भी उत्पादन करेंगे उसको आपस में विनिमय कर लेंगे, आप हमारे लिए, हम आपके लिए। शुरू करके देखिए, पहले तो आप यहीं पर ही बाजार से मुक्त हो जाएंगे। किसी ने मूंगफली करी तो मूंगफली का तेल बाकी सारे परिवारों में पहुंच गया, किसी ने रायडा किया, सरसों का तेल जो परिवार खाते हैं उनमें पहुंच गया, किसी के वहाँ पर नारियल है, नारियल का तेल पहुंच गया, ठीक है, एरंड है तो एरंड का तेल पहुंच गया जिनके घर में आवश्यकता है, हो गया तेल का काम। फिर मसाले उत्पादित किए और उसके बाद आपस में शेयरिंग किया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, और आवर्तनशील खेती का क्या सिद्धांत है, जो आवश्यकता से अधिक हुआ है उसको प्रोसेसिंग करके, कभी भी सीधा नहीं। क्यों? क्योंकि जो किसान होता है, किसान का जो भी सीधा संपादन होता है, बाबा जी खेती से जो होता है उसको एक शब्द दिए हैं संपादन। जैसे आम आपके पेड़ पे फला तो उसको बोलते हैं संपादन, क्योंकि वो प्रकृति ने किया है, तुमने तो केवल पानी दिया था, ठीक है। तो आम नहीं, आम पापड़ को कह रहे हैं उत्पादन। मध्यस्थ दर्शन में उत्पादन खेती में नहीं होता है, एग्रो प्रोसेसिंग को उत्पादन कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब किसान जाता है तो सरकार तय कर देती है कि भाई इस चीज़ के रेट लगेंगे, आपके पास तो कोई अधिकार रहता नहीं है। जब हमने पहली बार मूंगफली करने के बाद मुझे इतना मतलब पीड़ा हुआ था, तब मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, और हमने मूंगफली किया, 2800 या 2900 रुपये कुछ भाव हमको मिला था 40 किलो के बाचके का। और हमने कम से कम 6 जो वो थे ना मूंगफली खरीदने वाले, 6 लोगों के अलग अलग जगह पर हम स्कूटर से जा के पता किए थे कि क्या भाव हमको मिलेगा। 100 रुपये के लिए मारा मारी हमने की थी, मुझे वो दिन कभी भूलेगा नहीं मेरी ज़िंदगी में। और उस 100 रुपये अधिक के लिए किसी ने बोला हम इसका भाव, किसी ने हमको, मुझे आज भी याद है 2828 भाव दिया था। एक है एक वीक वेट किया, उसमें चेंज हो गया, हाँ, किसी ने 2900 दिया था, फिर हमने उसको दे दिया था 2900 में। मुझे ये याद है, अभी भी 4-6 डेटा थे अपने पास, और मुझे इतना ख़राब लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, इतने मतलब इसका भाव कितना हो गया, है ना, 2900 बटा 40, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 72 रुपये किलो, 72 रुपये किलो। वही मूंगफली 150 रुपये किलो बाज़ार में बिक रही थी, उससे महंगा तेल। खैर एक बार हमने देख लिया, दूसरी बार हमने तेल निकाला, बढ़िया ब्रांडिंग किया, बेचा। हमको एक ही बार में अकल आ गई, हम पीड़ा से ज़्यादा गुजरते नहीं हैं, मतलब मेरा और जनक का स्वभाव नहीं है। हमको एक बारी पीड़ा समझ में आ जाती है, हम तुरंत समाधान करते हैं। उसके बाद हमने ऑयल ही बेचा, और अपने दाम पे। पहले हमने ऐसे ही सामान्य लोगों को बेचा, उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी, लोग हैं ना बहुत मीन में एक करते थे, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, लोगों को इस उत्पादन का मूल्यांकन करना नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर हमने सामान्य लोगों के बीच में नहीं, हमने ऐसे लोगों के बीच में जिनको अच्छा खाने की इच्छा थी, ऐसे लोगों को पहचाना। भाव हमने ऐसा नहीं रखा कि एकदम हाई फाई भाव जिसको बोलते हैं ना, कि आदमी की पहुंच से दूर हो जाए। हमारा उस समय भाव हमने 200 रुपये लीटर रखा था, जो सामान्य भी था 180 रुपये, ऐसा कुछ चल रहा था भाव।
तो 10-20 रुपये एक्स्ट्रा कुछ रखा था मुझे ऐसा ये याद है, भाव 200 रुपये। और उसके बाद कई साल तक ऐसे 220-230 अधिकतम गया था 2020 तक, 21 तक हमने जब तक निकाला, ज़्यादा भाव नहीं रखा, क्योंकि हमको 2-3 बातें समझ में आई। अगर हमने ऐसा उत्पादन किया जो एक आम आदमी खा ही ना सके, तो हमने तो किसकी सेवा कर दी फिर से? ऐसे लोगों की जो अनुत्पादक हैं, जो व्यवस्था में कोई भागीदारी नहीं कर रहे हैं। हम सामान्य लोगों से कट गए। तो कभी भी अपने उत्पादन के ना जो हम बहुत वो भी एक लाभ का उन्माद ही है अपना ऐसा किसानों में भी ये उन्माद होता है। ये मत सोचिए कि किसानों में उन्माद नहीं होता, रुकिए भाई, मैं देखती हूँ कभी कभी किसान भाई लोग ऐसा एकदम हाई फाई, जो एक सामान्य अच्छे लोग हैं उनको मिले ही ना। हमने बहुत सारी चीज़ें सोची 2017, 18, 19, 20 काफ़ी सोचा, और फिर हमको समझ में आया सही उत्पादन वो है जिससे हम ऐसे लोगों को खिलाएं जो मानवीयता के लिए काम कर रहे हैं। अपना अनाज खिलाएं भी किसको? जो लोग खा पी करके शोषण अपराध के काम कर रहे हैं, किसके लिए हमारा उत्पादन हो? अंत में हमने ये तय किया ऐसे लोगों के लिए हमारा भोजन, हमारा आहार का उत्पादन होगा जो मानवीयता के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचाना, बिल्कुल बाजार भाव में। बाजार में आम चल रहा है 70 रुपये किलो, हमारा 65 रुपये किलो, फुली ऑर्गेनिक एकदम मस्त आम हमने लोगों को भेजे। जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए हमारा भोजन। ठीक किया कि नहीं ठीक किया? हमको बहुत तृप्ति हुई, बहुत तृप्ति। संबंध भी अच्छे हुए, उनको हम अच्छी चीज़ उपलब्ध करा पाए। तो उत्पादन का प्रयोजन हमको समझ में आया। उत्पादन का प्रयोजन है मानव का, मानवीयता का पोषण और संरक्षण करना। मतलब शरीर का पोषण संरक्षण किस लिए? ताकि इस शरीर से वो काम हो सके जिससे इस धरती पर एक तो धरती, दूसरा मानवीयता, दोनों का पोषण हो, दोनों का संरक्षण हो। क्या लगता है? ठीक है। तो हमें हमारा सिर्फ उत्पादन का भाव ये सब नहीं तय करना है। हमारी स्वायत्तता वहाँ तक है कि हम ये भाई जो उत्पादन कर रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है। आवश्यकता का जो आवश्यकता थी वो तो अपन खा लिए, कंज्यूम कर लिए। जो आवश्यकता से अधिक हुआ उसका क्या किया? एग्रो प्रोसेसिंग हुआ, लेकिन इस एग्रो प्रोसेसिंग का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन करके ऐसे लोगों को उपलब्ध कराना जो सही काम कर रहे हैं, सही कार्यक्रम में लगे हैं। क्या करना है भाई? चलो ठीक है, ठीक है भाई। तो आज की चर्चा में कई सारे महत्वपूर्ण भाग आए जो मैं रखना चाहती थी। मुझे लगता है मैंने अच्छे तरीके से रख पाई। मैं देखो, ठीक है। तो यथार्थ शिक्षा, धरती एक, धरती अखंड राष्ट्र। यदि हम इसको, अगर आप हवा को ग्लोबली नहीं समझोगे, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा ठीक है, मेरा वीडियो नहीं आ रहा होगा लेकिन आप लोगों को मेरा आवाज़ आएगा। यहाँ लाइट चली गई है, ठीक है। चलो, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही तो एक लाइक भेज दीजिए दिलू भा, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपका स्पीकर यहाँ पर, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो मैं अपनी बात को पूरा कर देती हूँ। तो जो यथार्थ शिक्षा है ना, यथार्थ शिक्षा बड़ी अद्भुत चीज़ है। तो अब जब हम उत्पादन करेंगे तो उसके दो चीज़ें तय हुई। एक तो हमको हवा, पानी, मिट्टी, इन सबको ग्लोबली समझना है, ठीक। दूसरी बात, हम हवा, पानी, मिट्टी, बीज, गाय, है ना, और उसके बाद एग्रो प्रोसेसिंग के मेथड जो कि धरती को हार्म नहीं करते हैं। अभी हम एग्रो प्रोसेसिंग कैसा करना चाहते हैं, पता चला एग्रो प्रोसेसिंग कर रहे हैं और ऐसी धड़ाधड़ ऐसी मशीनें लगा रखी जो कोयले का ही खनन करने के बाद कोयला निकाला और कोयले से आग जला के उससे कुछ बिजली बना ली और बिजली लगा करके हम एग्रो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वो भी ठीक नहीं है। तो अपने को बहुत सारे वैकल्पिक विषयों पर विचार करना पड़ेगा, वैकल्पिक विधियों पर, फिर सही विधि। दूसरी बात, कर भी लिया, जैसे हमने बहुत, जैसे आपने एक वो सुना, एयर फ्रायर करके एक चीज़ आती है, जानते हैं एयर फ्रायर क्या होता है? जैसे पूरी होती है ना, तो पूरी आप वैसे तेल में फ्राई करते हैं, फिर एयर फ्रायर नाम की एक मशीन बनी है, तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे पूड़ी बेल दी,
एक साइड पानी लगा देते हैं और उसको ना एयर फ्रायर में डाल देते हैं, तो वो जो होता है ना वो पूरी फूल जाती है बिना तेल के। भाई फूल तो गई, एयर फ्रायर बन तो गया, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं उसको उस तरीके का भोजन करने से। ठीक है, जब हम आयुर्वेद को समझेंगे, मानव शरीर के लिए किस प्रकार का भोजन बढ़िया भोजन है इसको भी समझना पड़ेगा। तो आयुर्वेद ने बताया हमको हमारे पास 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। ठीक, 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं और 6 ही तरीके से भोजन बनाने की विधियां होती हैं। जैसे कि अभी जो ऋतु चल रही है, हेमंत शिशिर जो ऋतुएं होती हैं, ठीक है, जिसको सर्दी कह रहे हैं, तो सर्दी की ऋतुओं में बढ़िया से आप तला भुना सामान खाइए, आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया बढ़िया है ना, हैवी अड़दिया अभी इसी सीज़न में, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, उड़द दाल का हलवा, हर एक प्रकार के जो हैवी गरिष्ठ भोजन है जिसको कहते हैं, खाइए। अब इसी प्रकार जैसे अपने पास फरवरी बसंत ऋतु आएगी, तो बसंत ऋतु में कह रहे हैं आप फ्राई करके मत खाइए, चीज़ों को भून करके खाइए। भुना हुआ भोजन बहुत अच्छा है। तो भुना हुआ भोजन में जैसे बैंगन का भरता होता है ना, बैंगन को भून करके बनाया जाता है, ठीक है, चूल्हे में रोटी सेक करके, है ना, तो उसको खाएंगे तो बढ़िया रहेगा। उस समय में घी तेल थोड़ा सा कम खाइए, कम खाएंगे तो खूब बढ़िया स्वास्थ्य चलेगा, और ज़्यादा खाएंगे तो होली आते आते आपको उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, सारा कफ बाहर निकल जाएगा, खांसी आएगी आपको। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में 6 पद्धतियाँ, जैसे बॉईल करना है, भूनना है, फ्राई करना है, कल्हारना है, ठीक है, इस तरीके से स्टीमिंग करना है, इस तरीके से, है ना, फर्मेंट करना है, जैसे ढोकला बनाते हैं ना, फर्मेंट करते हैं। तो इस तरीके से 6 प्रकार की कुकिंग मेथड्स को भी बताया गया है। हर सीज़न की अपनी एक कुकिंग मेथड होती है जो प्राथमिकता से उस सीज़न में हम करते हैं। तो हम जो आहार बना रहे हैं, जैसे इस सीज़न में पता है एक वो व्यंजन होता है उंबाड़ियू, खाया आप लोगों ने, है ना, तो बढ़िया इस समय बनाया जा सकता है। इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं, उसमें क्या होता है, ये लीली चटनी, अपनी हरी चटनी जो है उसको मिक्स करके, और है ना, उसको उसमें डाल करके बढ़िया पकाया जाता है और खाओ फिर मज़े से। तो सभी प्रकार के जो मिनरल्स, पोषक तत्व जो इस समय पूरी धरती जो है उगल रही है, उसको किस फॉर्मेट में, स्वीट पोटैटो, है ना, वाल पापड़ी और तरह तरह की चीज़ों के फॉर्मेट में जो आ रहे हैं मिनरल्स, तो ये शरीर में, ये जो हमारी एक धरती ये है और एक धरती ये भी है, एक शरीर ये है, एक शरीर धरती है। तो धरती कुछ चीज़ों को उगल रही ताकि हम उसको कंज्यूम करें और हमारे शरीर में जो मिनरल्स की कमी है, जो उणप है, उसको हम पूरा कर लें। ये है सहअस्तित्व। ठीक है, फिर एक समय आएगा जब धरती के खिलने का समय आएगा और हमको कम खाना रहेगा, वो आएगी बसंत ऋतु। फिर धरती खिलेगी, फलेगी, फूलेगी सब तरीके से। और बड़ी मज़ेदार बात है कि अगली ऋतु के लिए पिछली ऋतु में भोजन होता है। जैसे आम, जितना बढ़िया आम का जो व्यक्ति अच्छे से सेवन करता है, जब उसकी ऋतु होती है तो आम तो आता है गर्मी में, लेकिन वो शरीर तैयार करता है वर्षा ऋतु के लिए। ये बड़ा अद्भुत है। जो खिलाई पिलाई आप इस समय कर रहे हैं, है ना, सर्दियों के समय में जो खिलाई पिलाई होती है, ये खिलाई पिलाई आपको तैयार करती है 14 जनवरी के बाद जो पूरी धरती होती है ना, उस धरती के हिसाब से हमारा शरीर ढलता है। 6 महीने शरीर ढलता है और 6 महीने शरीर बनता है। तो 14 जनवरी से लेकर करीब करीब 14-15 जुलाई तक 6 महीने शरीर ढलता है। ठीक है, शरीर में धीरे धीरे ताकत कम होती है और उसके बाद से धीरे धीरे शरीर बनने का काम शुरू होता है। तो थोड़ी भूख अच्छी हो जाती है। ठीक, एक प्रक्रिया है। खैर, तो इसके हिसाब से आयुर्वेद ने ये भी बताया कि किस प्रकार से वस्तुओं को आपको कुकिंग करना है। तो बात समझ में आ रही। एयर फ्राइंग उसमें से कोई मेथड नहीं है। तो हम जितने भी साधनों का इस्तेमाल करके कुछ भी बना देते हैं ना, हमने मान लो एक प्रोडक्शन कर दिया, वो प्रोडक्शन पता चला मानव जाति के लिए उपयोगी ही नहीं थी। क्या आप ऐसे किसी एक प्रोडक्शन का नाम बता सकते हैं जो मानव जाति के लिए उपयोगी नहीं है? बताइए, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी बताएं। सुनाई नहीं पड़ेगा? माइक्रोवेव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनका एक्चुअली मानव जाति के लिए कोई उपयोग नहीं है।
कोई सार्थक उपयोग नहीं है, पूर्णतया निरर्थक है। ठीक है, लेकिन हमारे घरों में घुस गए। ठीक है, चलिए तो आज के सत्र को यहीं पर रोकते हैं। सभी को नमस्कार, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं आपको भी नमस्कार। आज बुधवार है ना? हाँ ठीक है, तो कल भेंट होगी। चलिए नमस्कार।